Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing class 9's NCERT Democratic Politics 1 and we are on chapter 2 Constitutional Design. In fact, from this lesson onwards we are going to start the chapter 2 और chapter 2 में contents हैं. देखिए चैप्टर 2 का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन के कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे डिज़ाइन किया गया ये समझना है. ठीक है, सो आपको एनसीईआरटी में आपको थोड़ा समझाने की कोशिश की गई है थ्रू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस जो कि साउथ अफ्रीका में आया था. किस तरह से अपार्थेड जो पूरा स्ट्रगल है वो चला और फिर कैसे उन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. फिर उसके बाद हम जानेंगे वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है. एंड हम उसके बाद थोड़े समझेंगे कि हमारे यहाँ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, व्हाट वाज द पाथ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन था. फिर हम समझेंगे कि गाइडिंग वैल्यूज़ क्या हैं हमारे संविधान की, क्या ड्रीम्स एंड प्रोमिसेस थे, फिलॉसफी क्या थी और इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन क्या है. सो एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर, बट इन दिस पर्टिकुलर सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट थिंग दैट इज़ द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका. एंड दैट टू हम आज और सिर्फ उनका जो स्ट्रगल है ऑफ अपार्थाइड स्ट्रगल उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो देखिए ये हैं नेल्सन मंडेला जी, इनको आप भली भांति जानते होंगे. सो इनका एक स्टेटमेंट है, यहाँ से शुरुआत करते हैं. आई हैव फॉट अगेंस्ट वाइट डोमिनेशन एंड आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन. ये देखिए बोल रहे हैं कि इन्होंने वाइट डोमिनेशन और ब्लैक डोमिनेशन दोनों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है. आई हैव चेरिश द आइडल ऑफ अ डेमोक्रेटिक एंड फ्री सोसाइटी इन विच ऑल पीपल लिव टुगेदर इन हार्मनी विद इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड इट इज़ एन आइडल विच आई होप टू लिव फॉर एंड टू अचीव, बट इफ नीड्स टू बी इट इज़ एन आइडल फॉर विच आई एम प्रिपेयर्ड टू डाई. सो इनका यहाँ पर ये कहना है, देखिए हम इस पूरी सिनेरियो समझेंगे कि कैसे उन्होंने वाइट ब्लैक डोमिनेशन को दोनों से लड़े और दे एक्चुअली ही मूव टूवर्ड्स द डेमोक्रेटिक एंड फ्री सोसाइटी विच कैन इनकलकुलेट ऑल ऑफ दीज थिंग्स. ओके, सो हम देखिए पहले आपको थोड़ा मैं समझा देती हूँ कि ये जो नेल्सन मंडेला जी थे इनको साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने, वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने जेल में छोड़ दिया था. And he, along with his 7 other leaders, they were sentenced for the life imprisonment in 1964. ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपार्थेड रिजीम जो थी उसको अपोज किया था. फिर 28 ईयर्स की जेल के बाद, ओके, आफ्टर 28 ईयर्स उनको छोड़ा गया फाइनली. सो देखिए साउथ अफ्रीका का अगर हम स्ट्रगल की बात करते हैं, इट इज़ मोस्ट ऑफ अबाउट द अपार्थाइड मूवमेंट. ओके, इट वॉज अगेंस्ट द अपार्थाइड गवर्नमेंट. और ये जो अपार्थेड है, व्हेन यू टॉक अबाउट अपार्थेड, दिस इज़ बेसिकली द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. दिस स्टैंड्स फॉर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किसका? वाइट्स एंड ब्लैक का. वाइट थे कौन? वाइट थे यूरोपियन, जो कि उन्होंने साउथ अफ्रीका पे एक सिस्टम इम्पोज कर दिया. 17th और 18th सेंचुरी में जो ट्रेडिंग कंपनी जो हमारे यहाँ भी आई थी ना यूरोप से, तो वो कंपनीज यहाँ पर भी गई, साउथ अफ्रीका में भी गई, बट इंडिया में जो है उतने वाइट्स नहीं आए थे और सेटल नहीं हुए थे. साउथ अफ्रीका में बहुत वाइट्स चले गए और सेटल भी हो गए और वहाँ के लोकल रूलर्स बन गए. हमारे आए थे, लोकल रूलर्स नहीं बन पाए थे. तो देखो जब ये सिस्टम हुआ ना, फिर उसके बाद वाइट एंड ब्लैक दोनों के बीच में ना एक सेग्रीगेशन क्रिएट हो गया. ठीक है, एक डिवाइड जो है वो क्रिएट हो गया लोगों के बीच में. और फिर ये जो पूरा इसका पूरा सेग्रीगेशन था दैट वाज बेस्ड ऑन द स्किन कलर. कौन वाइट है कौन ब्लैक है. ब्लैक्स को इन्फीरियर समझा जाता था, वाइट्स को सुपीरियर समझा जाता था. ठीक है, अब ये ब्लैक्स कौन थे? ब्लैक थे नेटिव पीपल जो कि अफ्रीका में ऑलरेडी रह रहे थे. दीज वर द नेटिव पीपल ऑफ द अफ्रीका. वाइट वर, हु वर वाइट्स? Whites were European. Okay, they were not native people. So और ये जो ये black population है ना total, it was all in all 1/4 of the total population of Africa. इसके अलावा कुछ mixed races भी थे यहाँ पे. Okay, और उनको बोला जाता था colored people. Okay, white rulers ने कैसे treat किया? White rulers क्या करते थे? इन ये जो ब्लैक रूलर्स थे, ब्लैक लोग थे, उनको एज अ इन्फीरियर ट्रीट करते थे. एंड नॉट वाइट्स, यानी कि जो ब्लैक्स थे, यू नीड टू अंडरस्टैंड यहाँ पे जब टर्म यूज़ किया जाता है नॉन वाइट्स, इनफैक्ट दे कैन बी द कलर्ड पीपल एज वेल. सो नॉन वाइट्स पीपल जो थे उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं थे. सो बेसिकली जो पूरा जो सिस्टम मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ यही था अपार्थाइड सिस्टम. एंड ये जो
बेसिकली इट वॉज एन ऑप्रेसिव सिस्टम्स फॉर ब्लैक्स के लिए तो ये तो टोटली ऑप्रेसिव है ना, ठीक है। उनको वोटिंग राइट्स नहीं थी, पहली बात, ठीक। फिर उसके बाद उनके पास और क्या नहीं था, उनको जो कुछ वाइट एरियाज हुआ करते थे वहाँ पर रहना मना था, ओके। और वो वाइट एरियाज़ में काम तभी कर सकते थे अगर उनके पास परमिट हो। बाकी चीज़ें जैसे ट्रेन, बसेस, टैक्सी, होटल्स, हॉस्पिटल्स, ये पब्लिक चीज़ें, कॉलेज, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल्स, ये सब के सब ब्लैक और वाइट के बीच में सेपरेटेड थी। ये था पूरा का पूरा सेग्रीगेशंस, ठीक है। ये चर्च में नहीं जा सकते थे जहाँ पे वाइट्स वर्शिप कर रहे हों, और ब्लैक्स जो थे वो एसोसिएशन नहीं कर सकते थे, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे भाई अपने टेरिबल ट्रीटमेंट के लिए। फिर उसके बाद देखिए कहीं ना कहीं पे इतना ऑपरेशन होता है तो फिर रिवॉल्यूशन तो आना ही है। फिर 1950 में ब्लैक, कलर्ड एंड इंडियंस, ये याद रखना है आपको, किन किन ने ये लड़ाई लड़ी, ब्लैक, कलर्ड जो कि हमने देखा था मिक्स्ड थे, और देयर वर इंडियंस एज वेल। दे ऑल टुगेदर फॉट अगेंस्ट दिस अपार्थाइड सिस्टम, और ये उन्होंने प्रोटेस्ट किया, मार्च किया, स्ट्राइक्स किया। ऑल्सो यहाँ पे इन्वॉल्व था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये पूरी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी इस सारे स्ट्रगल में। एंड यहाँ पे बहुत से वर्कर्स थे यूनियन के, कम्युनिस्ट पार्टी के, एंड देयर वर मैनी सेंसिटिव वाइट्स ऑल्सो हु जॉइन दिस पर्टिकुलर पार्टी। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, देयर वर सम सेंसिटिव पीपल ऑल्सो, होते हैं कहीं कहीं ऐसे लोग के जो सिंपैथी रखते हैं, तो कुछ वाइट्स भी थे जो कि अपोज कर रहे थे इस तरह के सिस्टम को, और उन्होंने बहुत सा लीडिंग रोल भी प्ले किया। सो बहुत सी जो कंट्रीज़ थी उन्होंने इसके खिलाफ भी बोला ये अनजस्ट है, ये रेसिस्ट है, इसमें जो अपार्थाइड सिस्टम है वो ऐसा है। बट वाइट रेसिस्ट जो गवर्नमेंट थी दैट कंटिन्यूड बाय डिटेनिंग, टॉर्चरिंग, किलिंग थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक्स एंड कलर्ड पीपल। सो इस तरह से इनका सिस्टम वो चलता रहा। सो देखिए हम ये जान रहे थे कि कैसे, व्हाट आर द बेसिस, है ना, क्या बेसिस थे ये जो नेशनल स्ट्रगल हुआ, लाइक अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बन रहा है। अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बन रहा है क्योंकि दे गॉट द इंडिपेंडेंस एंड दे स्टार्टेड देयर न्यू लाइफ अगेन। बट वी नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि ये जो लोग हैं वो क्या बेसिस लेकर आ रहे हैं, है ना। हमने देखा दे हैव हैड अ वेरी वेरी डीप डाउन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन देयर सोसाइटी। वो काफ़ी सालों तक चला। थ्रू एक्सटर्नल फोर्सेस दिस particular racial system, racial segregation was enforced on them, right? Through what? Through the external forces. So we need to understand here कि इनकी प्रॉब्लम क्या थी। इनकी प्रॉब्लम थी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। सो जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे तो इनका सबसे पहला बेसिस तो यही होगा कि इनके संविधान में जस्ट सोसाइटी हो और इनके संविधान में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कहीं से कहीं तक ना हो। ये चीज़ तो सबसे पहले वो ये चीज़ इंश्योर करेंगे, राइट। सो दिस वाज द स्ट्रगल अगेंस्ट द अपार्थाइड मूवमेंट, ठीक है। ये पूरा का पूरा स्ट्रगल था, किस तरह से दे हैव स्ट्रगल टुवर्ड द अपार्थाइड मूवमेंट। कंक्लूजन हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, ओके, कि हाउ दे हैव कन्वर्टेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ वो कैसे गए, राइट। सो जो कंक्लूजन है ये पूरा जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन अफ्रीका का जो कंक्लूजन है और जो पूरी चीज़ है कि कैसे उन्होंने फाइनली जो है वाइट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से छुटकारा पाया और कैसे उन्होंने उसको मात दी, कैसे उससे पीछा छुड़ाया, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन। सो एंड ऑल्सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या क्या चीज़ें उन्होंने अडॉप्ट की हैं, एंड थ्रू दिस पर्टिकुलर सेशन व्हाट दे हैव अचीव्ड एंड व्हाट दे हैव गेन, और यू कैन से इन सर्टेन शॉर्ट ऑफ टाइम उन्होंने क्या चीज़ें सीखी, ओके। सो दैट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट सेशन। फिर उसके बाद आगे आने वाले सेशंस में हम पढ़ेंगे हमें, यानी कि किसी भी सोसाइटी को कॉन्स्टिट्यूशन की क्या ज़रूरत पड़ती है, व्हाट लाइक व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर हमारे भारत का कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ, व्हाट वाज द पाथ, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा ना स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। सो यहाँ पे हमारे यहाँ भी कुछ पाथ होगा, फिर यहाँ पे टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले, नेक्स्ट सेशन में पढ़ने वाले हैं, वैसा ही कुछ हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके बारे में हम समझेंगे।
और फिर हम समझेंगे व्हाट आर द गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ड्रीम था, फिलोसफी क्या थी और हमारे यहाँ का इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन कैसा है. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल बी डिस्कस्ड in the upcoming sessions, so stay tuned for that. And if you like this video, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book, chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books or watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. Identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट UPSC ऐप. यहाँ पर आप अपनी बुक्स चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं. देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से या फिर वीडियोज़ देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे. सो अपनी मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट UPSC इसके लिए परफेक्ट ऐप है. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.